ये हमारा CUT का ज्योमेट्री का लेक्चर 4 है। और मैंने आपको पिछले लेक्चरों में कुछ क्वेश्चन कराए, कुछ कॉन्सेप्ट कराए और कुछ क्वेश्चन पिछले सालों में जो पूछे गए हैं वो कराएं। अब देखते हैं कि पिछले सालों में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये एक क्वेश्चन ये था और एक ये था, तो देखेंगे कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। दो तीन क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सिलेबस है उसका, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस है। और हम यहाँ पर ज्योमेट्री का ये वाला जो है कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, ज्योमेट्री ज्योमेट्री तो सिलेबस का ये कॉन्सेप्ट है हमारा ज्योमेट्री, और इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक आते हैं, तो हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि स्क्वायर इन अ स्क्वायर लेंथ ऑफ द डायगोनल्स 4k प्लस 6 सेंटीमीटर एंड 7k माइनस 3 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द स्क्वायर इन सेंटीमीटर इज दिस। तो देखो, अगर आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी के बारे में पता है कि स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है तो आप फिर कर लोगे। अगर नहीं पता है तो फिर नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बना देता हूँ और आपको इसकी प्रॉपर्टी पहला बता देता हूँ। देखो, क्वेश्चन जब भी आप ये ज्योमेट्री कर रहे हो तो आपके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो, बट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन होता कॉन्सेप्ट पूरे क्वेश्चन होते हैं वो जरूर रिपीट हो सकते हैं। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। तो हमको पता है कि स्क्वायर के अंदर सभी साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। और डायगोनल के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्क्वायर में ए सी एक डायगोनल हो गया और दूसरा डायगोनल हमारे पास यहाँ पर बी डी हो गया। तो डायगोनल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, ए सी इक्वल टू बी डी। और हमको ये पता ही है कि ये हर एक एंगल इसका 90 डिग्री का होता है। हर एक एंगल जो है 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। अब क्या बोला है उसने, तो हम इस वाली कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इस वाली कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करेंगे और फिर फॉर्मूला जो भी है। तो उसने बोला है कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि इन स्क्वायर लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर दिस। तो दो, एक डायगोनल उसकी लेंथ दे रखी है, दूसरा डायगोनल की लेंथ दे रखी है, और हमको पता है दोनों डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, दोनों डायगोनल जो दे रखा है उनको एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। मतलब 4k+6 इक्वल टू 7k-3। यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 4k को मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ और ये -3 को इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 6+3 और 7k-4k। तो कितना आ जाएगा 3k, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। तो कैंसिल कर दो, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3 की टेबल से हमारे पास जो है k वो कितना मिल गया 3 मिल गया। तो एक डायगोनल कितना मिला हमारे पास, एक डायगोनल मिला 4k+6। तो k की वैल्यू जैसे मैं रखूँगा यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 × 3 + 6। तो 4 × 3 = 12 और +6, तो ये कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ। दूसरा डायगोनल भी 18 सेंटीमीटर का ही आएगा, देख लो आप। तो 7, क्योंकि दोनों डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, 7k-3। तो यहाँ पर k की वैल्यू रखते हैं जो भी हमने कैलकुलेट की है। तो कितना आ गया 7×3 = 21 और -3, तो कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो इससे ये पता लगता है कि जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं, आप किसी में भी। अब डायगोनल की ज़रूरत क्यों है, देखो सुनो, डायगोनल की ज़रूरत क्यों है। मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर हो या रेक्टेंगल है तो उसके अंदर पाइथागोरस अप्लाई होती है। कैसे, जैसे अगर आप ये देख रहे होंगे ये 90 डिग्री का होता है। मैं यहाँ पर स्क्वायर के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये जो डायगोनल होता है तो इसको अगर आप देखो यहाँ पर ए बी सी, तो ए बी सी एक, जो ए बी सी ट्राइंगल है वो एक क्या है, किस टाइप का ट्राइंगल है, ए बी सी एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं। तो अगर स्क्वायर की ये है तो ए सी कितना जाएगा, ए सी मैंने आपको बताया था पाइथागोरस लगा के, यहाँ पर पाइथागोरस जैसे हम लगाई करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो a² + a², तो ये आ जाता है स्क्वायर रूट के अंदर 2 और a। तो इसका इससे ये पता लगा कि हमारे पास जो, अगर हम उसको साइड निकाल लिए हैं, ठीक है, साइड निकाल लिए हैं, तो ये जो √2a है इसकी वैल्यू को डायगोनल के इक्वल रखना पड़ेगा। तो डायगोनल अभी हमने निकालने, देखो ये भी डायगोनल है, लेकिन ये डायगोनल किसकी फॉर्म का है, फॉर्मूले की फॉर्म का है। और जो हमने जो वैल्यू निकाली है 18, वो किस फॉर्म की है, वो है आपके जो एक कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब साइड निकल गई, तो साइड जब हमारे पास आ गई तो हमको एरिया का फॉर्मूला पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कि साइड मल्टीप्लाई साइड, इसको ये भी बोला जाता है कि साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर
तो नीचे आप देखो 18 और 18 की अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत अगर कर देखो अपने ऊपर डिपेंड होता है आप कैसे कैलकुलेशन करना चाहते हो। स्क्वायर रूट टू की आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 आ जाएगा। 2 की टेबल से इसको कैंसिल कर लो। अगर देखो या तो 18 का टेबल आपको पता हो, ठीक है, अगर नहीं, ऐसे बच्चे जो वीक होते हैं उनको नहीं पता होता है, तो फिर तो आपको ये करना ही पड़ेगा। और हाँ, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो 8 9 जा 72 होते हैं, यहाँ पर आप टू लोगों 7 कैरी हुआ, और 9 1 जा 9 और 7 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ये आ जाएगा 162। तो ये कैंसिल करने होने के बाद कितना आ गया हमारे पास, कैंसिल होने के बाद आ गया 1, पूरा टोटल कैलकुलेशन मैंने करने के बाद मेरा आंसर आ गया 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही जो है सेकंड नंबर का हमारा ऑप्शन है। तो आप देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन ये 2024 में CUT UG में पूछा गया था। तो किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं जब भी आपको ये बताता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि पिछले साल के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कराऊँ, कि उससे एक आइडिया जनरेट होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए इस टाइप ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच ऑफ हुज साइड्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा दिए आपको। अब इक्विलेटरल आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 बार मतलब 2 बार यूज करवाऊंगा आज मैं आपको, दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इसका यूज किया जाता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ये होता है हमारे पास, जैसे मान लो एक ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं जिसकी सभी साइड जो है इक्वल होती है एक दूसरे के। तो ABC, तो यहाँ पर AB इक्वल टू AC और इक्वल टू BC, सभी एक दूसरे के ये जो है साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। एक और चीज यहाँ पर, हर एक एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का 60 डिग्री का होता है। तो एंगल A भी 60 डिग्री का होगा, एंगल B भी 60 डिग्री का होगा, और एंगल C भी 60 डिग्री का होगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि देखो एंगल्स रिलेटेड एक चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर मतलब बन सकते हैं। अभी तक तो नहीं पूछा गया, हाँ एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल पर इस कॉन्सेप्ट का यूज करके नहीं पूछा गया अभी तक। और मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं तो शायद मुझे याद नहीं है, मतलब मैं जितना भी जानता हूँ कि नहीं पूछा गया अभी तक, लेकिन पूछा जा सकता है। तो अब हमको ये तो हाइट का फॉर्मूला हो गया, और एरिया, फाइंड द एरिया, सॉरी ये तो उसका फॉर्मूला था। एक हाइट का भी फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहाँ से कोई हाइट को ड्रॉ कर दूँ तो हाइट जो है ये हाइट हो जाती है h, तो इसका फॉर्मूला होता है कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट क्या होगी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट का फॉर्मूला, देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जैसे मैंने कहा रिपीट होते हैं, मल्टीप्लाई साइड। तो ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हमको क्या दे रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच ऑफ हुज साइड्स 4 सेंटीमीटर, हर एक साइड की 4 सेंटीमीटर की है। तो एरिया निकाल सकते हैं हम। एरिया का फॉर्मूला हमको पता है कि एरिया का फॉर्मूला √3/4, और ये जो पहले नंबर का फॉर्मूला मैं यहाँ पर वैल्यू रखने के लिए जा रहा हूँ, साइड दे रखा है 4, तो 4 × 4, 4 कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा 4√3। तो देख लो 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होते हैं वो सेंटीमीटर, किलोमीटर या फिर मीटर स्क्वायर में निकाले जाते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगर आप देख रहे हो तो पहला हमारा ऑप्शन है ये। अब ये एक क्वेश्चन ये है, इससे पहले यहाँ पर कुछ हेक्सागन के बारे में यूज हो रहा है, तो हेक्सागन के बारे में आपको जरा बता देता हूँ कि हेक्सागन, देखो अभी मैंने आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बताया। देखो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है, कभी कभी आपको नहीं पता ना हेक्सागन के फॉर्मूला के बारे में, और इसलिए उसने क्वेश्चन दिया है। तो हर एक साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो होती है इक्वल होती है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है हर एक। इसमें एक और चीज़ होती है कि अगर आप किसी भी, जैसे मैंने यहाँ से ये वर्टेक्स है ABC जो है इसकी वर्टेक्स है, तो मैं यहाँ से A से मैंने यहाँ पर हाइट को ड्रॉप करा नीचे की ओर, ये तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और इसको मैं दे देता हूँ कि ये P है। तो ये वाली जो लेंथ है, मतलब कौन सी वाली लेंथ, कि BP इक्वल टू PC, ये दोनों इक्वल होती है। मतलब ये जो हाइट मैंने AP ड्रॉ की, इसको मैं H बोल देता हूँ, ये जो हाइट मैंने ड्रॉ की ऊपर से नीचे की ओर, और जिस साइड पे इसको ड्रॉप किया गया है BC पर, ये BC को 2 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर देती, और P पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं और बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। तो हम बोलते हैं कि जो हाइट होती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द बेस। तो अब ये हमारे पास सब कुछ दे रखा है, तो हमारा जो एरिया का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, इसका यूज करके मैं बताऊंगा कि कैसे आप हेक्सागन का जो है आंसर निकाल सकते हो।
या तो आपको हेक्सागन के फॉर्मूले याद हो या उसके कॉन्सेप्ट याद हो। तो एरिया का फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ये, और हाइट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि √3/2 और साइड। अब देखो रेगुलर हेक्सागन के बारे में बात करते हैं। रेगुलर हेक्सागन का मतलब हो गया कि ऐसी कोई भी 6 साइडेड बाउंडेड फिगर जो 6 साइड से बाउंडेड हो, उसकी सभी साइड इक्वल है, तो दैट इज द रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, सभी इक्वल होती हैं, उसको रेगुलर हेक्सागन बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ PQRSTU। अब इसमें एक और आपको ये हम सेंटर ले लेते हैं इसका। ये जो इसमें इसका जो खास बात होती है, ये सभी साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। रेगुलर हेक्सागन में सभी साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ये बात याद रखना। वैसे मैं रेगुलर हेक्सागन कुछ चीज़ें करा दूंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती हैं। इवन CUT के अंदर जो सिलेबस लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा कि सिलेबस से बियॉन्ड भी पूछा जाता है। जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो 10th क्लास में पढ़ा ही नहीं आता, वो तो 11th क्लास का टॉपिक है, 11th क्लास की मैथ का, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो, अगर आप इसमें यहाँ पर ये जो रेगुलर हेक्सागन है, मैं यहाँ पर लिख दूं रेगुलर हेक्सागन। देखो, क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लेकिन जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि जरूरी नहीं क्वेश्चन रिपीट हो, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो आप सेंटर से इसके ये जो वर्टेसेस है इसको मिला दो, और आप देखोगे कि आपके पास कुछ ट्रायंगल बने हैं, और ये ट्रायंगल अगर आप काउंटिंग करो तो 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। ये 6 के 6 जो ट्रायंगल है, ये सारे के सारे इक्विलेटरल है। देखो, देयर आर 6 equilateral triangles in a regular हेक्सागन। तो ये बात याद रखना। अगर आप इस रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला निकालना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो आप क्या काम करो, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालो और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरे किसका एरिया आ जाएगा, पूरे रेगुलर हेक्सागन का आ जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर। समझ गए? पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड को प्लस कर दो, तो सारी की सारी साइड कैसी है, 6 साइड है, तो 6 इसका आ जाएगा ये। तो ये हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला और ये एरिया का फॉर्मूला, इसी कॉन्सेप्ट का मैं यूज करके आपको, देखो, या तो आपको सीधा ये फॉर्मूला याद हो कि वो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। एरिया का रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहा हूँ मैं, कि 3√3/2 साइड का स्क्वायर। ठीक है, या फिर आपको ये वाला जो है कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, ये केवल रेगुलर हेक्सागन में ही होते हैं। अब इसी पर क्वेश्चन है, उसने कहा है कि हमारे पास पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड रेगुलर हेक्सागन आर इक्वल। तो हमारे पास जो है वो कह रहे हैं कि आपके पास एक कोई स्क्वायर है, और चलो ठीक है, मैं इसको स्क्वायर ले लेता हूँ, और इस स्क्वायर की, देखो, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती है एग्जाम में, मैं बस इसलिए अब बना देता हूँ कि जिससे आपको समझ में आए, आपको वहां पर क्वेश्चन डायरेक्ट करना होता है। तो पेरीमीटर जो है स्क्वायर का कितना होता है, 6a। अब रेगुलर हेक्सागन के बारे में उसने बोला है कि जो एक रेगुलर हेक्सागन है आपके पास, तो रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड होती हैं, और 6 की 6 बराबर होती हैं एक दूसरे के। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो पेरीमीटर होगा रेगुलर हेक्सागन का, वो कितना हो जाएगा, 6a नहीं बोलता हूँ, अगर मैं इसकी साइड को मान लो b मान लेता हूँ, b कंसीडर कर लेता हूँ, तो ये सारी की सारी साइड b है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा वो 6b हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला है कि दोनों का जो पेरीमीटर है स्क्वायर और रेगुलर हेक्सागन का, वो इक्वल है। तो क्या मैं 4a को, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, 4a को 6b के इक्वल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर रेशो निकाल लेता हूँ, a/b का रेशो, तो कितना आ जाएगा, 6/4, 2 से ऊपर नीचे कैंसिल कर लो, तो कितना आ जाएगा, 3/2। तो इससे क्या पता लगा, इससे ये पता लगा कि हमारे पास जो a है, a क्या है, एक स्क्वायर की साइड है, और b क्या है, रेगुलर हेक्सागन की साइड है। तो हमारे पास स्क्वायर और रेगुलर हेक्सागन की साइड का रेशो आ गया। अब पूछा उसने कि भैया जो है रेशो बताओ किसका, एरिया ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, मतलब रेगुलर हेक्सागन ऊपर होना चाहिए और एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया नीचे होना चाहिए।
तो मैं यहाँ पर जो रेगुलर हेक्सागन है ये अभी हमारे पास, मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, इसका यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन अपॉन, रेशो का मतलब फ्रैक्शन ही होता है, एरिया ऑफ द रेगुलर हेक्सागन अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ, अब मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया देखो, आपको पता है कि एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन फॉर्मूला होता है कि 6 आप मल्टीप्लाई कर दो इक्विलेटरल ट्राइंगल के, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है उसको। तो यहाँ पर आ जाएगा साइड का स्क्वायर, किसकी साइड, देखो ये जो साइड है किसकी साइड, अभी हम देखेंगे किसकी साइड, और नीचे कितना आ जाएगा 4, सॉरी नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर, एरिया ऑफ द साइड यहाँ पर हम लेते हैं बी लेते हैं, वरना तो फिर वो साइड साइड हो जाएगा, फिर कैंसिल कर दोगे आप, सॉरी। हाँ ठीक है। तो अब देखिए, ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल था वो यहाँ बन रहा था, यहाँ जैसे मैंने कहा मैंने इसकी साइड को 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनना है इसमें, तो वो यहाँ पर बन रहा था। तो साइड जो है यहाँ पर बी का मतलब हो गया कि वो इस रेगुलर हेक्सागन की साइड है। अब वो हमने निकाली हुई, तो क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई √3/4 मल्टीप्लाई साइड, यानी बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, बी की वैल्यू है यहाँ पर ये बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2 आ गया। तो 2 का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई 4, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ गया, इसको इक्वल को हटाता हूँ। और ए की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई ये 3, इससे ये कैंसिल हो गया, 3 2 जा और 3 की टेबल में ये, तो आपके पास कितना आ गया आंसर 2 √3/3, ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर आप देख पा रहे हो तो आपको ये आंसर, ये हमारे पास रेशो आ गया। लेकिन आप कहीं भी देख लो, कहीं नहीं लिखा हुआ ये आंसर, तो फिर क्या हमने गलत निकाला है या कुछ ऑप्शन गलत दे रखे हैं? ना तो हमने गलत निकाला है, ना ही ऑप्शन गलत दे रखे हैं। आपको इसको सुधारना पड़ेगा। कैसे सुधारना पड़ेगा, मैं जरा यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये जो इधर लिखा हुआ है इसको आप इसको ठीक करके 2√3/3। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, √3 जो है उसको उसकी ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब देखना लेवल किस टाइप का लेवल पूछा जा रहा है। तो √3 की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3, नीचे 3 और स्क्वायर रूट और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3, इस 3 से ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 2/√3। और आप इसको कैसे लिख सकते हो 2√3, दिस इज द आंसर। अगर आप देख पा रहे हो तो आपका जो आंसर है वो बी नंबर का मैच कर रहा है। तो आपने देखा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ही होते हैं, मुश्किल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये हम अपना जो लेक्चर है उसको यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं नए लेक्चर में।